एक मॉडल पेपर सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं 70 नंबर में। आप समझते भी चलेंगे 2021-22 में कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आओ क्लास 12 बायोलॉजी में मॉडल पेपर 1 है 2021 और 22 में। ठीक है, आपके लिखेगा कि पहले प्रश्न को पढ़िए और पढ़ करके पूरा अंक आपके 70 नंबर का होता है। प्रश्नों को पढ़िए और पढ़ करके उसका आंसर आपको देना है। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी है। पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प पाई विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। आई में क सुनिए। क है निभाग पाया जाता है। निभाग पाया जाता है। पहले समझो, सब लोग बताएंगे सोच करके। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प। पहला आपका दिया है पराग कण में, दूसरा आपका दिया है बीजांड में, तीसरा आपका दिया है भ्रूणपोष में, और चौथा आपका दिया है उपयुक्त सभी में। 1 नंबर का क्वेश्चन है उपयुक्त सभी में। चलो सोच के बताओ किसमें पाया जाता है। सोच के बताओ। ये पहला क्वेश्चन 1 नंबर है बाबू, सॉल्व कराते तुमने लिख लेना। ये 70 में 70 नंबर सॉल्व करा देगा। हाँ, मगर हम पहला मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं 21-22 खातिर बोर्ड में। उसमें का नहीं है, नहीं मैच करेगा। मैच कर रहा है तब का करना है। तो चलो बीजान लिख लो, लेकिन लिखते चलना कॉपी पर भी की प्रैक्टिस हो जाएगी। ख नंबर आ जाओ। राष्ट्रीय वन जीव अधिनियम पारित हुआ था। मिल रहा है? मिल में नहीं करेगा कि सरकार माने जो मॉडल पेपर है वो वेबसाइट सरकार पर डाउनलोड हुआ है। राष्ट्रीय वन जीव अधिनियम, राष्ट्रीय वन जीव अधिनियम पारित हुआ था। पारित हुआ था। राष्ट्रीय वन जीव अधिनियम पारित हुआ था। बताना है कब हुआ था। सोच के बताओ। विकल्प लिख रहे हैं। पहला नंबर आज तुम लोग का टेस्ट है, मान लो एक तरीके से हो रहा है। फिर तुम लोग बताओगे तब हम लिख देंगे। 1972 में कि 1974 में कि 1976 में कि 1978 में। सोच के बताओ। राष्ट्रीय वन जीव अधिनियम 1972 में। ठीक है, ठीक लगा है। राष्ट्रीय वन जीव अधिनियम, राष्ट्रीय वन जीव अधिनियम 1972 में। क्या पुरुष से संबंधित है? ठीक है, माने इसमें से क्या पुरुष से संबंधित है? 4 विकल्प। 1 2 सब 1-1 नंबर के। 1 नंबर ये, 1 नंबर ये, 1 नंबर ये, 3 4। वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी। दूसरा आपका है गोलियां। तीसरा है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। मन बताओ कौन पुरुष यूज किया जाता है किसमें? ये आपको सोच करके बताना है। यही होगा वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी। नोट कर ले इसको। एक कॉपी यहाँ पर है बाबू, ले लो तुम लोग मैथ वाले। 1 आपका दिया गया है घ नंबर। वंशागति की इकाई है। वंशागति की छाट के अलगे रखे होंगे। देखो 5-6 कापी है। वो नहीं होगा, वो नीचे वाला है हमारे ख्याल से। ऊपर लाता हूँ, ये वाला लाता हूँ।
नहीं यार, इसमें कह रहे हैं, इसको हटाओ ना। हाँ देखो वही है शायद। कल लिख गया है। हाँ तो वंशागति की इकाई है 1 2 3 4। ठीक है। जीन प्रारूप गुणसूत्र गाल्जी काय कि जीन। तो क्या होता है? जीन। आप सुन लो, आपके बोर्ड के पेपर में ना ये 4 प्रश्न बहुविकल्पी के रूप में आता है। देखो 1-1 नंबर का रहेगा, नोट करते चलो, कुछ ये आपकी जानकारी रहेगी। जो जो प्रश्न आप देख रहे हैं, चलो आप क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा का क आ जाओ। दूसरा का क है लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? मानव के 2 लिंग संलग्न गुणों का नाम लिखिए। मानव के किन्हीं 2 लिंग संलग्न गुण का नाम लिखिए। देखो आधा नंबर का भाई, आधा नंबर है जा, आधा नंबर का आपको याद है? लिंग संलग्न गुण के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे। आज आपके सामने एक क्वेश्चन भी आया है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो जीव होते हैं, उस जीव के जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, उस आनुवांशिक लक्षण को जो गुणसूत्र होता है, उस गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होते हैं और यही जीन आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाते हैं, तो उसी को लिंग संलग्न गुण कहता है। हमारी जो लिंग है, हमारा जो गुण है, उसको जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर के जाते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं लिंग संलग्न गुण। और लिंग कह रहे कि लिंग संलग्न के 2 उदाहरण बताना, तो आपको याद मैंने बताया था, एक हीमोफीलिया लिख सकते हैं और एक वर्णनता लिख सकते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। ये रोग है, लेकिन लिंग संलग्न में लिखा जाए। ठीक है, तो उत्तर लिख लो। क्वेश्चन भी उतारते चलना, ठीक है, तभी ना पता चलेगा कि इसका आंसर हम लोग लिख रहे हैं नीचे। तो उत्तर लिख लो कि मनुष्य के या मानव के या कोई भी जीव होता है या प्राणियों को आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणसूत्र पर स्थित जीन लेकर जाते हैं। जिन्हें लिंग
सहलग्न गुण कहते हैं। अब इनके उदाहरण लिखना है। उदाहरण में लिख सकते हो वरंधता और हीमोफीलिया। मत भूलना इसको। 1 नंबर का काम हुआ, आधा नंबर का क्वेश्चन था। दूसरा का ख है कि बहुभुणता क्या है। आप सबको मौजबानी याद होगा बाबू। 1 नंबर का यह भी है कि जब किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण का क्या होता है, उससे बहुभुणता का। तो इसको भी लिखेगा कि जब किसी बीज में 1 से अधिक, पेपर भी देख लेना कि कितना आपकी जानकारी है। 1 से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो उसे बहुभुणता कहते हैं। चलिए गवाइए। कह रहे इसमें कि किन्हीं 2 आभासी फल का नाम लिखिए। याद है उदाहरण इसके उत्तर में सेब और नाशपाती लिख सकते हैं। 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन था। चाहे तो आप स्ट्रॉबेरी भी लिख सकते हैं। ये 1 नंबर का था। घ नंबर आ जाओ क्वेश्चन। कह रहा है कि चलिए परागण वाले 2 पौधे के नाम बताइए। जलीय परागण वाला 2 पौधे का नाम। उत्तर में क्या लिख सकते हैं? वेलस्मेरिया और कमल। जो लिखो गणागन अंगाओ परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या है? परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या है? अंगा है। दूसरा का अंगा है। देखो आप इसको भुला नहीं पाओगे। इसमें आप बस समझ लीजिए, लिख लीजिए खुद अपना मन से। परिवार नियोजन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि सुनो बाबू, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि में क्या होता है ना, कि इसमें जो पुरुष होते हैं उसको अस्थायी रूप से जो शुक्राणु निकलते हैं उस नस को काट करके बांध दिया जाता है
इसको नसबंदी कहते हैं। अब वो कभी भी बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकता, कभी भी शुक्राणु अंदर नहीं जाता। और जो स्त्री होती है, जिस नली से अंडाणु निकल रहे थे बाहर, उस नली को काट करके बांध दिया जाता है, जिसको हम लोग नलबंदी कहते हैं। तो नसबंदी और नलबंदी ये परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। हमेशा हमेशा के लिए बच्चा कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ये अस्थायी विधि के अंतर्गत आ जाएंगे। कौन कौन? तो पुरुष में क्या पाया जाता है? बस इतना याद रखना कि जो पुरुष होते हैं, पुरुष में नसबंदी पाया जाता है, और जो स्त्री होती है नलबंदी पाया जाता है। सब आपको याद होना चाहिए। यह अस्थायी विधि है, हमेशा हमेशा के लिए। देखो नसबंदी को अंग्रेजी में वैसेक्टोमी कहते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं। ये आपको प्रश्नों में बहुविकल्पी में आया था, समझ रहे हो? ऐके नलबंदी वाला इसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। आज ये भी शब्द याद रखना, अंग्रेजी में भी लिख सकता है कि वैसेक्टोमी क्या है। वैसेक्टोमी का मतलब होता है नसबंदी, और ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है नलबंदी। आता है प्रश्न में कि नसबंदी किस में किया जाता है? पुरुष में। नलबंदी किस में किया जाता है? स्त्री में। आदमी लिख देता है वैसेक्टोमी कहता है उसको अंग्रेजी में, नसबंदी को, इसको हम लोग कहते हैं नलबंदी। कभी अपने लाइफ में गलती मत करना, ठीक है? पहले शादी के बाद वो अस्थायी विधि अपना लेना, कंडोम लगाना, माला दिखाना, तमाम प्रकार का जो प्रक्रिया उसको करना, लेकिन इन्हें योग्यता के बाद खरीद का होता कटवा मत लेना। मैंने गलती कह रहे हैं, ठीक बात है, कटवा लिए क्या कर ना होता, एक बार कटवा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 5 क्वेश्चन था, सब एक एक नंबर का, 5 या 9 नंबर सॉल्व कर लिए। वही नहीं कर रहा। तीसरा क्वेश्चन यो सब एक एक नंबर, ये सब 2-2 नंबर करेगी। तीसरा क्वेश्चन में प्रश्न है कि एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी होती है? इसका नियंत्रण कैसे हो सकता है? इसका नियंत्रण कैसे हो सकता है? अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, सब लोग बताओ मिलकर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्या नंबर का? तो 1 नंबर ऊपर वाला जो है तना पर, और 1 नंबर नीचे वाला पर मिलेगा। देखो एंट अमीबा हिस्टोरिस्का से जो रोग होता है वह पेचिस होता है। आज याद कर लेना, एंट अमीबा हिस्टोरिस्का से क्या होता है? पेचिस रोग होता है। याद है? आज इसको हम लोग कितने लोग अमीबा पेचिस भी कहते हैं, ये भी याद होगा आपको। और ये कब होता है? ये रोग दूषित जल या दूषित भोजन के सेवन से होता है। तो सब लोग पेचिस से ही नहीं होता है। तो लिख लो, उत्तर में लिख लो, एंट अमीबा के द्वारा पेचिस बड़ा दर्द होता है लैट्रिन करते समय। कहता है भाई हम ना मजाक करो, यहाँ होता है वैसे ही। तुमको हुआ है, हम सुने थे, आवाज चिल्ला रही थी तो इसलिए कहा थी। मन जौन होता है क्वालिटी तो ना बताइए, बताओ। जब दर्द होता था तुम्हें ना बताइए, तब नहीं सब बच्चा रहे। हाँ एंट अमीबा के द्वारा पेचिस या एंट अमीबा पेचिस होता है। यह रोग दूषित जल या भोजन के ग्रहण से होता है, या भोजन के ग्रहण से होता है। एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी होती है तो आपने देख लिया। नियंत्रण कैसे करेंगे? सब लोग जानते हैं नियंत्रण करने के लिए। कैसे नियंत्रण करेंगे? तो हमें
शुद्ध जल शुद्ध भोजन का प्रयोग करना चाहिए। हमें शुद्ध जल या शुद्ध भोजन का प्रयोग करना चाहिए। नोट करो जल्दी से। ये 2 नंबर के बाद, ठीक। सब क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। बेटा चलो लिख लिया है। दूसरा देखो, इसमें का ख नंबर करेगी सहजीविता। सहजीविता और परजीविता में क्या अंतर है? सहजीविता और परजीविता में क्या अंतर है? आप सभी लोग जानते होंगे, सहजीविता में जो जीव होते हैं दोनों एक साथ अपने जीवन के बिताते हैं और दोनों का लाभ होता है। फटाफट लिखना, बहुत फास्टली, ठीक है। एक बार पढ़ लो, एक लाइन खटाखट लिखते चलो। परजीविता में क्या होता है ना कि इसमें एक जीव जो होता है दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, हालांकि वह उसको हानि भी पहुंचाता है। समझ रहे? तो सहजीविता में लिख लेना पहले। सहजीविता में 2 जीव एक साथ अपने जीवन को बिताते हैं तथा दोनों जीवों को लाभ होता है। तो सहजीविता हो गया। परजीविता में लिख लेना, परजीविता में 2 जीव में से एक जीव अपना भोजन, उदाहरण में लाइकेन लिख लेना। लाइकेन याद है ना, कवर पर सवाल एक साथ अपने जीवन को बिताते हैं। अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करता है तथा उसे हानि भी पहुंचाता है। हानि भी पहुंचाता। उदाहरण बोलो, केचुआ। अगर अंदर चला जाएगा ना, आपको चूस के जितना खाएंगे, जितना लोग पातर वो समझ लेंगे केचुआ अंदर वैसे पातर होता है। जांच करा ना एक बार डॉक्टर से। अब भैया का तो सब केचुआ दबा के मर गई बड़ा सा, उससे कुछ नहीं होता। दो नंबर का क्वेश्चन है भी है, ठीक है। उत्तर ये है, कहा आ जाओगा। ये भी 2 नंबर का है। कोडान और एंटी कोडान में अंतर बताइए। कोडान और एंटी कोडान में अंतर बताइए।
कोडान और एंटी कोडान में अंतर बताइए। अच्छा, वो कुरान के बारे में कुछ मालूम है? हाँ, अनुवांशिक जो कूट होते हैं और जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जब उसके 3 नाइट्रोजन क्षारक एक साथ जुड़ते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोडान कहते हैं। ऐसे लिखो कि जब आरएनए ही याद रखना, 3 नाइट्रोजन क्षारक जब एक विशिष्ट क्रम में जुड़ते हैं, सब लोग याद रखना क्या होता है? कोडान जुड़ते हैं 2 नंबर के तो उसे कोडान कहते हैं। जैसे आपको याद होगा AUG चाहे GUA, ऐसे नहीं जुड़े थे। एक होता है एंटी कोडान। अरे विकास, बात क्या हुआ है? यहाँ है बाबू, ले लो। तो उसे कहाँ पे दो, खोजो अपना। तुम बोला क्या नहीं आएगा? उसको दो, कॉपी दो उसको। वो जितना लिखे उतना खाना फाड़ लो, निकालो उतना। उसको पाना फाड़ के दे दो उतना। यहाँ ले लो, काफी होगा तुम्हारा। खोजोगे तब ना मिलेगा। अगर तेरा ब्याह होगा तो तुम्हारे पिता कहाँ से खोज के तुम्हारे लिए दुल्हन लेकर आ जाएंगे? तब काफी नहीं क्या मिले। यह tRNA के एक छोर पर पाया जाता है। tRNA का मतलब जानते हैं ना? उसी पर उपस्थित आता है, उसको एंटी कोडान कहते हैं। ये कोडान का विपरीत होता है। कोडान और एंटी कोडान एकदम याद होना चाहिए, कभी मत भूलना इसको। 2 नंबर के भी क्वेश्चन है, कभी नहीं भूलना इसको। 2 नंबर के भी क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? घ है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? आपको याद है? यह भी 2 नंबर का है, ग्रीन हाउस प्रभाव। उत्तर में इसको भी देख लेना। देखो, आप सभी लोग पहले जानिए इसके बारे में थोड़ा सा। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वातावरण में मौजूद कुछ गैसों के वातावरण के तापमान को अपेक्षा अधिक बनाने में मदद करती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प इत्यादि। याद हुआ? कोई आपसे कहेगा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो सुनो, बात मत करो, बात करिए, दिन भर बतियाते रहना। सीखोगे, जहाँ सुनोगे तो याद होगा कि जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है तो वहाँ के जो पौधे होते हैं उसे गर्म रखने के लिए चारों ओर से शीशा लगा दिया जाता है, कांच लगा दिया जाता है।
सूर्य के प्रकाश उस कांच के अंदर तो प्रवेश कर जाता है लेकिन बाहर नहीं निकलता है। जब कांच के अंदर प्रवेश कर जाएगा तो कांच के अंदर जितने पौधे होते हैं सबको उष्मा मिल जाता है, सबको सूर्य के प्रकाश मिल जाता है, सबको ताप मिल जाता है, वो वृद्धि करता है। इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। याद वालों तो लिखो कि जहाँ के वातावरण बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है, वहाँ के पौधों के वृद्धि के लिए मिला ना। तो वह किसे कॉपी लिए हो? देखो तो सही उसमें, सिर्फ तुम्हारा हम पढ़े थे नाम, आराम से देखो 2 मिनट लगेगा। तो वहाँ के पौधों की वृद्धि के लिए कठिनाई होती है। कठिनाई होती है तो वहाँ कांच का एक घर बना दिया जाता है। कांच का एक घर बना दिया जाता है जिसके अंदर कुछ पौधे लगे होते हैं, कुछ पौधे लगे होते हैं। कुछ पौधे लगे होते हैं। आगे लिखना, सूर्य के प्रकाश इस कांच के अंदर प्रवेश कर जाता है। सूर्य के प्रकाश इस कांच के अंदर प्रवेश कर जाता है। देखो कांच का ही बनावट ऐसा होता है, सूर्य के प्रकाश प्रवेश कर जाएगा लेकिन वो कांच से बाहर नहीं जा पाता है। हाँ, प्रवेश कर जाता है लेकिन वह प्रकाश कांच से बाहर नहीं निकलता है, कांच से बाहर नहीं निकलता। और पौधे कांच के अंदर वृद्धि करते हैं, वृद्धि करते हैं। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। कभी मत भूलना, ठीक है। उदाहरण में कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हो तुम लोग, ये जरूरी होता है ना पौधों के लिए, वह मिल जाता है शीशा के अंदर। ये होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। कुछ सीख रहे हो कि नहीं बायोलॉजी में बच्चों? यही आता है बोर्ड के पेपर में, ऐसे ही पेपर आपका आएगा, एकदम आएगा ऐसे ही। ये सरकार ने जारी किया है एक आपके लिए कि बच्चे खूब मॉडल पेपर लगाएं तब जाएं पेपर देने के लिए। मैं आपसे कहता कि आप लोग लगा लेंगे तो नहीं लगाते, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाते भी चल रहा हूँ। मिटा दे इसको, सब लोग लिख रही है, जरूर आप नोट करते रहेंगे कि जानकारी आपकी होती रहेगी। हर संडे के दिन किसी न किसी सब्जेक्ट का एक मॉडल पेपर मैं सॉल्व करूँगा, कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी मैथ। आइए तो अब हम लोग आते हैं अंगा नंबर। अंगा है ये भी 2 नंबर के कि बाहित। कितना अच्छा प्रश्न है, देखो ना,
बाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव का क्या योगदान है? क्या योगदान है? ये भी 2 नंबर का है बाबू। क्या आप बहुत ही ज़्यादा इस पाठ को हम लोग पढ़े थे। आप सभी लोग जानते होंगे कि बाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान होता है। शहरों में, गांवों में जल के साथ जो अपशिष्ट पदार्थ बह करके जाता है उसी को हम लोग बाहित मल कहते हैं। आप पढ़े थे कि बाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान होता है। सूक्ष्म जीव जो बाहित मल के अंदर कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसका भक्षण करते हैं, कार्बनिक पदार्थ को वहाँ से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। इससे जल का होता है, शुद्ध होता है। तो लिखो, ऐसा लिखना कि जब शुद्ध जल के साथ अनेक अशुद्धियाँ मिल जाती है, या मल मूत्र मिल जाते हैं, तो इसे बाहित मल कहते हैं। बाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव बाहित मल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को नष्ट करते हैं तथा जल को शुद्ध करते हैं। इस प्रकार बाहित मल उपचार में सूक्ष्म लिखना, सूक्ष्म जीव का बहुत योगदान होता है। हो गया। आपसे कोई भी पूछेगा, आप तीसरा के क आ जाओ। चौथा? अच्छा, चौथा का है। जानते हो का मेंडल के पृथक्करण ज़्यादा ही सॉल्व कर लिया हम लोग नियम से। आप क्या 19 नंबर के सॉल्व के लिए ये दूसरा नियम है ना, कोई बताएगा? मेंडल के पृथक्करण नियम के बारे में गलती है, बताओ ना, बताओ, बोलो कोई। हाँ, देखो आप कहेंगे कि मेंडल के पृथक्करण के नियम में जो जीव के गुणसूत्र होते हैं या जीन होते हैं वह युग्मक बनाते समय दोनों जीन अलग अलग हो जाते हैं। याद है मेंडल ने ये कहा था कि जो जीन होते हैं वह जीन जोड़े बनाते समय अलग अलग हो जाते हैं, तो इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो लिख लो उत्तर में, इस नियम के अनुसार
युग्मक बनाते समय दोनों जीन अलग अलग हो जाते हैं। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। मेंडल का पृथक्करण आप लिख लीजिएगा। मान लो यहाँ पर उदाहरण में 3 नंबर का क्वेश्चन है बालकों। ये उदाहरण में आपको बढ़िया उदाहरण में लिखना पड़ेगा। यहाँ एक लंबा पौधा है, यहाँ एक बौना पौधा है। लंबा पौधा के जीन क्या होते हैं याद होगा आपको, कैपिटल टी। बौना के स्मॉल टी। अब युग्मक बनाना है इन लोगों को, तो युग्मक जब बनाएंगे तो दोनों जीन, कैपिटल टी अलग हो गया, यहाँ से कैपिटल टी अलग हो गया, यहाँ से स्मॉल टी एक अलग हो गया, यहाँ से स्मॉल टी एक अलग। इसी को हम लोग कहते हैं पृथक्करण का नियम। तो जो मंडल का क्या हुआ है बालक, सवाल दिक्कत है क्या? आज तुम लोग बहुत अपने मन से लगाए होगे, इस सवाल को बहुत लगाए हो। बाद वाले बच्चों को बहुत विश्वास है, मैथ वाले स्टूडेंट भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आज, और विश्वास को तोड़ेंगे भी नहीं ऐसा। आइए एक प्रश्न आपका आया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? यही आज पढ़ने वाले थे आप बायोलॉजी में, यही पढ़ने वाले थे आज, मिटाएं इसको। आइए ख नंबर पर आते हैं हम लोग। मिटा रहे हैं, आप लोग खुद लिख लीजिएगा इसको। इसमें है जेल, ख नंबर है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप क्या समझते हैं? देखो पहले आपको हम बता दें कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस उत्तर में लिखेंगे। इसमें क्या होगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग एक, आप कल पढ़े थे, डीएनए के टुकड़ों को काटा जाता है। तो जो डीएनए के टुकड़े होते हैं, जब उसको प्रतिबंधन एंजाइम का प्रयोग करके काट देते हैं, तो कोई टुकड़ा बहुत बड़ा होता है, कोई टुकड़ा छोटा होता है। उन टुकड़े को छान करके अलग कर लेते हैं, बड़ा को अलग कर लेते हैं, छोटा को अलग कर देते हैं। जिस आकार का होता है सब आकार को अलग अलग कर लेते हैं। तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। याद कर लो आज, डीएनए के टुकड़ों को छानने की विधि को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। लिखो, जब डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा काट लिया जाता है तो वह बड़े और छोटे आकार के होते हैं। अर्थात डीएनए का आकार अलग अलग होता है, अर्थात डीएनए का आकार अलग अलग होता है तथा
जब इन डीएनए को छान करके अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, तो इसे सब लोग याद करो अभी, जस्ट अलग अलग कर लेते हैं, छान कर अलग अलग कर लेते हैं, तो इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। खूब नया नया शब्द आपको मिल रहा है सुनने को। तो इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैंची से काटते हैं ना, आने में कैंची किसे कहते हैं? ठीक है, अब आइए कि मर्दभेद किस प्रकार शुष्क परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है। प्रश्न अगला है, पहले लिख तो लीजिए जल्दी से। हो गया। ये 3 नंबर में भी क्वेश्चन था, आप जानते होंगे। ग नंबर पाते हैं हम लोग। आ गया नेक्स्ट। मिटा दे बोलो, सब मिटा दे। कुछ बुझाया आप लोग को? यही है, बायोलॉजी के पेपर देख लो। तनी आप लोग और बड़ा बड़ा उत्तर लिखिएगा, आपको थोड़ा सा हिंट में कर रहा हूँ यहाँ पर। ग नंबर है कि मरुदभिद पौधों के अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? सब आपको पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर में है ये। आप क्या समझते हैं? 3 नंबर में भी। अच्छा, पहले एक बात बताओ, एक शब्द आया है यहाँ पर, अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है कि जो जीव होता है, जहाँ रहता है, अपने आप को वातावरण के अनुसार बदल लेता है। वातावरण तो नहीं बदलेगा, लेकिन मनुष्य को अपने आप बदलता रहना पड़ता है। अब जाड़ा का मौसम है, वातावरण में जाड़ा आ चुका है, तो कहेंगे जाड़ा बदल जा, गर्मी में ना, अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो जब कोई जीव वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेता है और उस वातावरण में वो जीवित रहने लगता है, अच्छे तरीके से जनन करता है, उसका विकास होता है, वृद्धि होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अनुकूलन। समझ में आया अनुकूलन क्या होता है? मैं बोला हूँ तो आप उसको लिखते चलिएगा, कि लिखना पड़ेगा। ये भी कह सकते थे, समझ लो, मरुदभिद। मरुदभिद का मतलब होता है मरुस्थल में उगने वाले पौधे। मरुस्थल तो जानते होंगे, राजस्थान में है ना बहुत जगह, और मरुस्थल वहीं पर कहाँ है? मरुस्थल का मतलब जहाँ पानी नहीं पाई जाती। ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि मरुदभिद जो पौधे होते हैं उसमें कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं, किस प्रकार वहाँ पर जीवित रहते हैं। तो देखो, पहला बात होगा कि वहाँ के पौधे छोटे आकार के होते हैं और पीले रंग के होते हैं। और दूसरा होता है कि उनके जो पत्ती होती है उस पर क्यूटिकल की मोटी आवरण होती है। मन इससे ये होता है कि पनिया वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि पानी निकल, पौधे यही होते हैं, पनिया खींचते फिर पनिया बाहर निकाल देते हैं। तो मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं उसके ऊपर क्यूटिकल का मोटा आवरण होता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। जो तना वगैरह होते हैं उस पर कांटे निकले होते हैं, कांटे भी उपस्थित होते हैं जिससे पानी की मात्रा बाहर न निकले। जो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ें बहुत नीचे तक गई होती है, क्योंकि पानी तो ऊपर है नहीं,
ऊपर तो ज़मीन सूखा हुआ है, पानी तो बहुत नीचे है, तो जड़ें बहुत नीचे तक गई होती है, जिसको पानी को क्या करते हैं, खींचते हैं। तो इस प्रकार मरोदभिद पौधे में अनुकूलन पाया जाता है। समझिए बात को, ये बात को हम लोग लिख लेते हैं, जानकारी लिखो। तो अपने अंदर भी तुम लोग विकसित एक दिमाग करो कि किसी प्रश्न को खड़ा होकर अगर हम लोग को बोलना है तो कैसे हम लोग बोलेंगे उस शब्द। लिखो उत्तर में, मर्दभिद पौधे अधिकतर मरुस्थल में पाए जाते हैं। मरुस्थल में पाए जाते हैं। ये पौधे अधिकतर पीले रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है। पौधे के अंदर से पानी, पौधे के अंदर से पानी बाहर आसानी से ना निकले, आसानी से न निकले, इससे बचने के लिए, इससे बचने के लिए पौधों के ऊपर, पौधों के पत्ती के ऊपर क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है। तथा पौधे का शरीर कांटेदार होता है। पौधे का शरीर कांटेदार होता है। मर्दभिद पौधे का जड़ बहुत गहराई तक जमीन में धंसा रहता है, जिससे कि वो पानी को खींच सके। ये कुछ बातें आपके रहे। मर्दभिद पौधे जो होते हैं उसमें पाए जाने वाले जो क्या क्या अनुकूल परिस्थितियाँ होती है, आप कभी इसको मत भूलिएगा। तुरंत आप किसी को भी प्रश्न पूछे कि एंटी, आदमी की याद भी हो जाएगा ना, बायोटिक क्या है, पेनिसिलिन का खोज किसने किया, तथा पेनिसिलिन का महत्व बताइए। आप सभी लोग जानते होंगे हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की जो शक्ति देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं बोलता हूँ तो आप लिख लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। देखिए, सुन लीजिए, उसी से लिख लीजिएगा कि सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित ऐसे पदार्थ जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं उन्हें एंटीबायोटिक कहा जाता है। याद हुआ?
सूक्ष्म जीवों द्वारा बने ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर में जा करके रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन का खोज किया था। इसका खोज 1928 ईस्वी में किया गया था। में किया गया था। इसका प्रयोग तमाम प्रकार के विभिन्न प्रकार के बीमारियों के उपचार में किया जाता है। डिप्थीरिया वगैरह होते हैं ना, डिप्थीरिया वगैरह, इसी में इसका प्रयोग किया जाता है। माने वो शब्द में उत्तर में ही जरूर याद रखे के चाहिए कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था 1928 में। याद है? इसका प्रयोग डिप्थीरिया और रोगों के उपचार के लिए किया। लिखा गया, जल्दी लगा दो, छोड़ना मत एक भी। 120 नंबर का है और तुमने बहुत लगाया है इसको। आज मैथ भी तुम्हारा समाप्त हो गया। और तो कभी टेस्ट भी ले लीजिए, पूरा 100 में 100 नंबर पेपर जंगाता है। इन बच्चों को होगा। आपका भी एक मैं मॉडल पेपर समझाने वाला हूँ, पूरा 100 में 100 नंबर। शाम को आइएगा जरूर, 2:30 बजे उपस्थित यहाँ पर रहिएगा आप लोग। हर एक कीमत पर आ जाना, ठीक है? मैं लगातार कर रहा हूँ। ये कोई टाइम आदमी के पढ़े के। इसका प्रयोग अनेक प्रकार की बीमारियों को इलाज करने के लिए किया जाता है। उदाहरण में डिप्थीरिया लिख लो। डिप्थीरिया कोई दिक्कत? सब 3 नंबर का क्वेश्चन है, सब 3 नंबर का क्वेश्चन है। आइए 5वां के कब पे चलते हैं। मिटा दे इसको, रहने तो 5वां का आ जाओ। 3 नंबर के ये भी है। कह रहा है कि अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं? अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं? इसका सचित्र वर्णन कीजिए। इसका सचित्र वर्णन कीजिए। इसका सचित्र, हाँ, तब सचित्र का मतलब हुआ कि चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा। जल्दी से इसको देखिए। कुछ याद आ रहा अंडाणु जनन के बारे में आपको? जल्दी से सोच के बताइए, क्या होता है अंडाणु जनन? तन बोलिए। तो लिख लो, जल्दी से उत्तर लिखो कि जब स्त्री के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होने लगता है तो उसे अंडाणु जनन कहते हैं। तो उसे अंडाणु जनन। सचित्र में चित्र आप जानते होंगे, अंडाणु वाला चित्र बना लीजिएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। समझ रहे हैं? अंडाणु वाला जो चित्र होता है उसको बना लीजिएगा। स्त्री का अंडाशय के अंदर, अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्री 2 होती है ना, अंडाणु की संख्या तो अधिकतम होती है। तो जब भी कोई स्त्री है, स्त्री के अंदर जो अंडाणु होता है, अंडाणु के अंदर अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होने लगता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंडाणु जनन कहते हैं। अंडाशय जो होता है, अंडाणु की संख्या तो असंख्य होती है। चलिए अगला आपका प्रश्न है 5 के ख, ये भी 3 नंबर का है। वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडली
मॉडल का स्वस्थ नामांकित चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। ठीक है।